नमस्कार दोस्तों। तो आईआरजीसी का जो सबसे एलीट यूनिट है जिसको क्वुड्स फोर्स कहा जाता है और उस एलीट यूनिट को अभी फिलहाल हेड करता है इस्माइल कानी। तो जो ये व्यक्ति आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये इस्माइल कानी है और आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अब इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर चल रही है, आज उस अगले 10-15 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे कि खबर कितनी सही है। खबर ये है कि ये व्यक्ति जो कि क्वुड्स फोर्स को पूरा चला रहा था, उसका हेड था इस्माइल कानी, प्रोबेबली द सेकेंड मोस्ट पावरफुल मैन जो ईरान में होता है अगर अली खुमैनी के बाद देखा जाए तो वो क्वुड्स फोर्स का जो चीफ होता है, जो हेड होता है, उसी को कहा जाता है कि वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल आदमी हो सकता है पूरे ईरान का। तो इस्माइल कानी सेकेंड मोस्ट पावरफुल आदमी ईरान का कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये एक मोसाद एजेंट था और अब ये व्यक्ति जो है मोसाद के लिए काम करते करते इसने कई बड़े लेवल के कमांडर्स को मरवा दिया है और अब इससे पूछताछ चल रही है, इसको हाउस अरेस्ट में रखा गया है। अब देखो हुआ क्या है, ये एकदम से डिसअपियर हो गया इस्माइल कानी। आगे चल करके समझेंगे कैसे डिसअपियर हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ कैसे हुआ। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि अभी रिसेंटली जब से ये हमास वाली कंट्रोवर्सी, ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ है, उसके बाद बड़ी बड़ी जो डेथ्स हैं वो होना शुरू हुई हैं। इस्माइल हानिया को ईरान में ही मार दिया गया, उसके बाद याया सिनवार गायब हो गया, हाशिम सफीदीन को मारा, हसन नसरल्ला को मारा। ये सारे जो लोग थे ये सब टॉप कमांडर्स थे, मतलब टॉप लेवल के लोग थे और इनकी लोकेशन तक किसी को नहीं पता होती। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि मोसाद के मतलब इतना अच्छी इंटेलिजेंस कैसे हो सकती है कि स्पेसिफिकली एकदम पता लग जाए कि इनकी लोकेशन कहाँ है और वहीं पर इजराइल ये स्ट्राइक करे और वो लोग मारे जाएं। अब क्या हुआ था कि आपको याद होगा कि अयतुल्ला खमेनी ने जब इस्माइल हानिया को मारा गया था ईरान के अंदर ही आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में मार दिया गया था। तो अली खमेनी अंडरग्राउंड हुआ और वहाँ से उसने बोला कि भाई इस चीज़ का आप पता लगाओ कि इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन इजराइल को मिल कैसे रही है। और उसने ये भी बोला था कि हो सकता है कि आईआरजीसी का कोई बहुत टॉप लेवल का कमांडर जो है वो इसमें मिला हो। ये बात उसी समय पर इसकी आशंका व्यक्त कर दी थी अली खुमैनी ने। उसको आइडिया हो चुका था कि ये कोई बहुत टॉप लेवल का व्यक्ति है, वही ये काम कर पाएगा, क्योंकि छोटे लेवल के लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हमास में, हिजबुल्लाह में आप देखोगे कि हाशिम सफीदीन या हसन नसरल्ला कहाँ है या इस्माइल हानिया कहाँ है, इसकी लोकेशन वो छोटे जो कमांडर जो ऑपरेट कर रहे हैं हमास में, वेस्ट बैंक, उनको थोड़ी पता होती है। उनको तक सिर्फ मैसेज पहुंचता है थ्रू अ लिंक और वो मैसेज जो मिलता है वो काम वो लोग करते हैं। उन तक कोई डायरेक्ट, उन तक कोई मिलने नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो एक प्रॉपर हायरकी है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि इनके ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर हायरकी होती है, उस हायरकी से काम होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं जो टॉप पर बैठा है वो जा करके ग्राउंड स्टाफ से अपने मिल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ग्राउंड स्टाफ के लोगों को अगर इस इजराइल, क्योंकि वो लोग जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं, तो अगर इजराइल उन ग्राउंड स्टाफ्स को खरीद रहा है तो भी वो एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे पाएंगे कि इस्माइल हानिया यहाँ पर है और इस गेस्ट हाउस में रुकेगा, जा करके मार दो उसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये आशंका तो व्यक्त की थी उस टाइम पर अली खमेनी ने कि ये व्यक्ति जो है जो सबकी जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है ये कोई टॉप लेवल का ही व्यक्ति है और ये ईरान का ही व्यक्ति है, आईआरजीसी का ही व्यक्ति, क्योंकि आईआरजीसी ही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन सारे प्रॉक्सीज की खबर है। उसको हुदीस के भी हेड के बारे में पता है, उसको हिजबुल्लाह के भी हेड के बारे में पता है, उसको हमास के बारे में पता है, वो इराकी जो मिलिशियाज हैं उनके बारे में पता है, सीरिया में जो मिलिशियाज हैं उनके बारे में पता है। सबको अगर सबकी इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो आईआरजीसी के पास है और ये आईआरजीसी का कोई टॉप लेवल का कमांडर है। और अब वो खबर ऑलमोस्ट सही बताई जा रही है क्योंकि इस्माइल कानी एकदम से गायब हो चुका। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। इस कोर्स के बारे में आपको इस वीडियो के अंत में बता दूंगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अब इस्माइल कानी जो है वो व्यक्ति क्या हुआ था कि जब हसन नसरल्ला को मारा गया था लेबनान के अंदर में और हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका लगा था, ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा था, अली खुमैनी को जो सबसे ज़्यादा डर सताने लगा था वो हसन नसरल्ला की डेथ के बाद सताने लगा था और वो अंडरग्राउंड चला गया था। उसके बाद जो ईरान की तरफ से व्यक्ति गया था, उसमें कोई जाता है ना मरने में, तो ईरान की तरफ से जो व्यक्ति गया था वो इस्माइल कानी गया था वहाँ पर। और वहाँ पर जाते ही जैसे वो वहाँ पर लेबनान में पहुँचा, एकदम से कुछ महीनों बाद ही वो एकदम डिसअपियर हो गया। उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी इंटरनेशनल मीडिया को, बिकॉज ये ऐसी पोस्ट है ना क्वुड्स फोर्स का भाई हेड, और वो कोई अपनी ना कोई बयान दे रहा है, ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना वो पब्लिक अपीयरेंस में आ रहा है,
है, ना वो कोई बातचीत कर रहा है। ईरान के लोगों से पूछा जा रहा है, वो भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं। लेबनान के गवर्नमेंट से, लेबनान के ऑफिशियल से पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पता करने की कोशिश कर रहा है, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के लोग कुछ नहीं बोल रहे उसके ऊपर। तो भाई वो गया कहाँ, एकदम से गायब कैसे हो गया? या तो वो मारा गया, अगर मारा गया है तो भाई जाहिर सी बात है कि इजराइल ने उसको क्लेम किया होता कि भाई हमने इसको मार दिया है, क्योंकि भाई ईरान का वो टॉप लेवल का कमांडर है। लेकिन इजराइल भी ऐसा क्लेम नहीं कर रहा है, इजराइल ने तो कोई जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि ही वॉज अ मोसाद एजेंट, जिसको सारी इंफॉर्मेशन पता थी और इसने सारी इंफॉर्मेशन जो मोसाद तक पहुंचाई और उसके बाद इजराइल ने स्पेसिफिक स्ट्राइक करके हसन नसरल्लाह वगैरह को मार दिया। क्योंकि इसी के बाद जब ये लेबनान में पहुंचा है, उसके बाद आप देखो दाहिए एरिया जो है जहां पे सारे हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिशियल्स रहा करते थे, वहां पर टारगेट करना इजराइल ने शुरू किया इसके पहुंचने के बाद। और वहां पर इसके बाद हाशिम सफीदीन जैसे बड़े लीडर जो है वो हिजबुल्लाह के, उनको भी मारा गया। तो ये शक और ज़्यादा गहरा गया कि इस्माइल कानी ने ही इसमें कुछ ना कुछ गेम ज़रूर किया है, और इसीलिए इस्माइल हानी को वहाँ पर हाउस अरेस्ट में रखा गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब अगर उसने कबूल ली इस बात को कि हाँ मैं मोसाद एजेंट हूँ, तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा झटका होगा ईरान के लिए, अली खुमैनी के लिए, कि एक व्यक्ति जो 1997 से ईरान के लिए काम कर रहा है, वो एक्चुअल में ईरान के लिए नहीं बल्कि मोसाद के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ये खबर आई भी थी पहले कि बहुत सारे आईआरजीसी के जो टॉप लेवल के कमांडर्स हैं ना, दे आर डबल एजेंट्स। मतलब वो काम कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं ईरान की, बट वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं मोसाद के लिए। और मोसाद उनको बहुत बड़े बड़े लैविश गिफ्ट्स देता है, बंगलोज देता है दूसरे दूसरे देशों में, फ्रांस में, मतलब हर जगह पर उनके अपने अपने बंगलोज हैं बड़े बड़े जहाँ पर वो रहते हैं। मतलब वो सेम हाल जो पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स का है, वही ईरान के भी ये कुद्स फोर्स और आईआरजीसी के टॉप लेवल के कमांडर्स का है। और ये बहुत लैविश ज़िंदगी जीते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। कोई ईरान में नहीं रहता, सब निकल जाता है ईरान से। ऐसी एक खबर भी आई थी, वो अब बहुत हद तक सही होते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर उसने कबूल लिया तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर आप इतिहास देखोगे इस्माइल कानी का, तो इस्माइल कानी ने जगह किसकी ली थी? उसने जगह ली थी कासिम सुलेमानी की। अब कासिम सुलेमानी कौन है? आप समझ लो, ईरान का अगर सबसे टॉप लेवल का सबसे डेकोरेटेड आईआरजीसी का कोई कमांडर हुआ है, दैट वाज कासिम सुलेमानी। सो कासिम सुलेमानी वाज द हेड ऑफ द कुद्स फोर्स और 1998 में इसको चुना गया था। और ये कासिम सुलेमानी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था सीरियन सिविल वॉर में। सीरियन सिविल वॉर में रशिया का सपोर्ट गार्नर करने के लिए ईरान के फेवर में, और उस समय पर सीरिया की बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करने में, रशिया का सपोर्ट लाने में इस कासिम सुलेमानी का बहुत बड़ा रोल था। और इसी के लिए कासिम सुलेमानी को काफ़ी जाना जाता है। कासिम सुलेमानी सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि इराक में भी इसने बहुत काम किया है। और जितनी भी ये प्रॉक्सीज हैं ईरान की, छोटी छोटी हिजबुल्लाह, हमास, जिनको आप आज इतना स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, हुदीस जो डायरेक्ट यूएस से और इजराइल से पंगा ले पा रही हैं, ये तो छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी फोर्सेस हुआ करती थी। उनको इतना बड़ा बनाने में कासिम सुलेमानी का बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली जो ये कुद्स फोर्स है, जो आईआरजीसी की जो एलीट यूनिट है, उसको पूरा कासिम सुलेमानी चलाया करता था। और जो उसकी आज इमेज बनी हुई है वो कासिम सुलेमानी ने बनाई है। इसीलिए हमेशा से यूएस के और इजराइल के टारगेट पर रहा था। फाइनली 2020 में यूएस ने इसको मार गिराया था। अब यूएस कहता है वी किल्ड कासिम सुलेमानी और ईरान कहता है यूएस असैसिनेटेड कासिम सुलेमानी। तो दोनों में फ़र्क आप समझ गए होंगे। तो ये वहाँ पर बगदाद में था और बगदाद के एयरपोर्ट के बहुत करीब ड्रोन स्ट्राइक करके कासिम सुलेमानी को यूएस ने उस समय पर मार दिया था। और उस चीज़ को कंपेयर किससे किया गया? ऑपरेशन वेंजियंस जो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जहां पे यामामोटो जिस प्लेन से जा रहा था उस प्लेन को यूएस ने उड़ा दिया था, उस चीज़ से कंपेयर किया कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था हमारे लिए। ऑपरेशन वेंजियंस जैसा बड़ा ऑपरेशन था ये हमारे लिए, कासिम सुलेमानी को मारना। क्योंकि अगर ये व्यक्ति नहीं मरता तो फिर समझ लीजिए नाको तले चने चबवा देता इजराइल से। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसकी जगह लिया था इस्माइल कानी ने। जब इसको मार दिया गया था तब इस्माइल कानी ने यहीं पर इसी की पोजीशन ली थी और ये कुद्स फोर्स का हेड बना था। तो समझ लो कि ही वॉज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल मैन इन ईरान आफ्टर अली खुमैनी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी ये। और फिर जा कर के कहा जाता है कि आप रोल समझ ही गए होंगे कि सब सारी जो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं हिजबुल्लाह, हमास जैसी, इनको मैनेज करना है। तो इस्माइल कानी वो बेस्ट पर्सन हो सकता है जिसके इन सारी प्रॉक्सीज़ के जो हेड हैं उनका लोकेशन पता होगा।
इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक मोसाद एजेंट था, बिकॉज इतनी सटीक लोकेशन तो किसी को नहीं पता थी और सिर्फ इसी व्यक्ति को पता हो सकती है, और इसने वो सारी लोकेशंस लीक की और सबको एक एक करके इजराइल ने बड़े आसानी से एलिमिनेट कर दिया है। अब अगर आप देखोगे कि जब से इस्माइल कानी जो है वो लीडर बना है यहाँ पर, तब से हिजबुल्लाह या हमास या हुदीस के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी डाला है इजराइल ने। 2020 के बाद अगर आप चेक करोगे तो हिजबुल्लाह के जितने टॉप कमांडर्स को मारा गया है सब 2020 के बाद मारा गया है। तो इतनी सटीक, ऐसा क्या चेंज हो गया 2020 के बाद कि अचानक से इतने हिजबुल्लाह के और हमास के लोगों को टारगेट किया जाने लगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको टारगेट करने का सबसे बड़ा रीज़न था इस्माइल कानी, क्योंकि वो लीडरशिप चेंज हुई थी और कहीं ना कहीं वहीं से इंफॉर्मेशन लीक हुई। अब ये बताया जा रहा है कि इसका बाहर से कोई लिंक विंक, तो अगर आप देखोगे इसका कोई बाहर से लिंक नहीं है। शुरू से ये ईरान में रहा, ईरान में पढ़ाई की, हर चीज़ ईरान में किया, IRGC ज्वाइन किया, और आज से नहीं 1997 से ये व्यक्ति जो है वो कूच फोर्स के लिए काम कर रहा है। ही वॉज ए डेप्यूटी कमांडर। जब कासिम सुलेमानी 1998 में हेड चुने गए थे तो ही वॉज ए डेप्यूटी कमांडर एट दैट टाइम फ्रॉम 1997 इटसेल्फ। तो ये लगातार इतने लंबे समय से ईरान के लिए काम कर रहा है, और हो सकता है उतने ही लंबे समय से ये एक डबल एजेंट की भूमिका में आ भी गया था, या 2020 के बाद शायद डबल एजेंट की भूमिका में आया हो। खैर जो भी हो, इसमें इजराइल का बहुत फ़ायदा हो गया और इजराइल ने बहुत सारे इसको यूज़ करके टॉप लेवल के कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया है। प्रोबेबली अब अगर ये हाउस अरेस्ट में भी है तो क्या ही होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कबूल कर सकता है कि हाँ भाई मैंने इतने लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक की और ये सारा काम मैंने किया हुआ है। तो इन दोनों में फ़र्क देखोगे अगर इस्माइल कानी और ये कासिम सुलेमानी में, तो कासिम सुलेमानी वॉज अ पब्लिक फिगर, वो बाहर निकलता था, उसका इंटरनेशनली वो डिप्लोमेट से मिला करता था, प्रेसिडेंट से सीधे जाके मिल रहा है, ऑन कैमरा सारी मुलाकात हो रही है, सब कुछ कर रहा है। इस्माइल कानी थोड़ा डिफरेंट था, ये लो प्रोफाइल रखने में बिलीव करता था, प्राइवेट मीटिंग्स करता था, तो वो उससे काफ़ी अलग भी था। तो हो सकता है कि इस्माइल कानी एक डबल एजेंट ना भी हो, ना हो मोसाद का जो एजेंट ना भी हो, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया कयास लगा रहा है वो किसी चीज़ के बेसिस पर ही लगा रहा है, बिकॉज ये पुख्ता खबर बिल्कुल ईरान से ही आ रही है। और ईरान को मैंने आपको बताया ना कि अली खोमेनी का खुद का स्टेटमेंट था कि हो सकता है इसमें IRGC के टॉप लेवल के लोग मिले हों और वो डबल एजेंट्स का काम कर रहे हों। तो उसी को देखते हुए लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अभी UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और वो प्राइस अब सिर्फ 24,999 है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ाएंगे। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ में आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे, और इसके अलावा जितने आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा यहाँ पर। तो मतलब आपको इसके बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये प्राइस एक बार में नहीं पे करना चाहते तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं, मतलब आप नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी यहाँ पर कर सकते हो। सो अगर आप इस कोर्स को इस प्राइस में ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।